हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम के बारे में। उसमें हमने दो एक्टिविटीज़ करी थी। एक्टिविटी 6.5 में हम एक बर्निंग कैंडल के पास किसको लेके जा रहे थे, एक ग्लास की रोड को लेके जा रहे थे। इससे हमने ये पढ़ा था, इसका कंक्लूज़न ये निकाला था कि फ्लेम सिर्फ वही चीज़ें प्रोड्यूस करती है जो वेपराइज होती है। जो वेपराइज यानी कि भाप बन के नहीं उड़ती, उन चीज़ों के अंदर से फ्लेम नहीं निकलती। इसके एग्जांपल हमने किए थे केरोसिन ऑयल और वैक्स। ये दोनों चीज़ें क्या है, वेपराइज होती है जब इनको हीट किया जाता है, बर्न किया जाता है। और दूसरा एग्जांपल हमने लिया था, और दूसरी तरफ हमने लिया था चारकोल यानी कि कोयला। कोयला को जब हम हीट करते हैं तो ये वेपराइज नहीं होता, इसलिए इसमें से फ्लेम नहीं निकलती। इसमें से सिर्फ हीट और लाइट निकलती है, इसमें से फ्लेम्स यानी कि लो नहीं निकलती। फिर हमने फिगर 6.11 में पढ़ा था कि अगर हम एक बर्निंग कैंडल के बिल्कुल बीच वाले पार्ट में किसको लेके जाएंगे, ल्यूमिनस जोन में किसको लेके जाएंगे, एक ग्लास की प्लेट या स्लाइड को लेकर जाएंगे, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की रिंग्स बन जाएगी। ये ब्लैक कलर की रिंग्स क्या इंडिकेट करती है, ल्यूमिनस जोन में कार्बन पार्टिकल्स जो अनबर्न रह गए, बिना जले रह गए, ये जो ब्लैक कलर है ये वो पार्टिकल्स है जो ग्लास की प्लेट पे डिपॉजिट हो गए। दोबारा सुनिए, ल्यूमिनस जोन में जो कार्बन पार्टिकल्स अनबर्न यानी कि बिना जले हुए रह गए, ये इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट इकट्ठा हो गए इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक रिंग्स की फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए फिगर 6.12, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरह ही है ये। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स। एक कॉपर की लंबी वायर को नॉन ल्यूमिनस जोन, अब देखिए नॉन ल्यूमिनस जोन कौन सा होता है, कैंडल का बाहर वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। वहाँ पर लेके जाइए और 30 सेकेंड्स तक रोक के रखिए, जैसे कि फिगर 6.2 में आपको दिखा रखा है। Notice that the portion of the copper wire just outside the flame gets red hot. ध्यान से नोटिस कीजिए कि कॉपर वायर का वो हिस्सा जो फ्लेम के बिल्कुल पास है वो एकदम से रेड हॉट हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर में वो रेड हॉट हो जाएगा। रेड हॉट का होने का मतलब क्या होता है, जो गर्म होकर चीज़ लाल हो जाती है। Thus it indicates that the non-luminous zone of the flame has a high temperature. क्या इससे हमें ये पता चलता है कि कैंडल का जो नॉन ल्यूमिनस जोन है यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। इनफैक्ट जो नॉन ल्यूमिनस जोन है वो फ्लेम, जो कैंडल की फ्लेम है उसका सबसे हॉटेस्ट यानी कि सबसे गर्म हिस्सा है, पार्ट है। इसका एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, आगे आप करोगे। जो गोल्ड स्मिथ है यानी कि जो सुनार है, वो चांदी और सोने को पिघलाने के लिए फ्लेम की ये बाहर वाली जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसका ही यूज़ करते हैं। कैसे? गोल्ड स्मिथ ब्लोस द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप ऑन फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। वो एक मेटेलिक एक पाइप के ज़रिए उसमें फूंक मार के, ब्लो करके फ्लेम का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है उसको किसके ऊपर इंडिकेट करते हैं, किसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, मेटल या गोल्ड या सिल्वर की चीज़ के ऊपर, क्योंकि सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो ही सबसे गर्म है और वही उसकी ही वो हेल्प लेके गोल्ड और सिल्वर की चीज़ों को मेल्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ अ फ्यूल। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया कि फ्यूल है जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जो एयर के साथ रिएक्शन करके एयर की प्रेजेंस में जलता है, उसको हम फ्यूल बोलते हैं। हम घरों में, इंडस्ट्री में तरह तरह के फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे कि वुड है, लकड़ी है, ये भी एक फ्यूल है, चारकोल भी फ्यूल है, पेट्रोल भी फ्यूल है, केरोसिन भी फ्यूल है। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल। यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है आपकी बुक में। अ गुड फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल कौन कौन सा है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। रेडली अवेलेबल यानी कि जो जल्दी से अवेलेबल मिल जाए। इट इज़ चीप, सेकेंड पॉइंट बन गया, जो कि सस्ता हो। इट बर्न्स ईजली इन एयर एट मॉडरेट रेट, जो एयर में ईजिली जल जाए, बर्न हो जाए, मॉडरेट रेट यानी कि बहुत तेज़ भी नहीं और बहुत स्लो भी नहीं, मॉडरेट रेट पे हीट अप हो जाए।
इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो हीट की लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस करे। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, जो जलने के बाद कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ना छोड़े, यानी कि लास्ट में राख वगैरह जो मिनिमम छोड़ेगा या बिल्कुल भी नहीं छोड़े, उसको हम एक गुड फ्यूल कहेंगे। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडल फ्यूल। बेसिकली हमारे पास ऐसा कोई फ्यूल नहीं होता जो कि एक आइडल फ्यूल हम जिसको कह सके, जिसमें कि सारी क्वालिटी एक साथ हो। पर हम ऐसे फ्यूल की तरफ जाते हैं, ऐसे फ्यूल को देखते हैं जो इनमें से मोस्टली क्वालिटी को फुलफ़िल करता हो। फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट, जो फ्यूल्स हैं उनका जो रेट है उनमें काफ़ी अंतर होता है। कुछ फ्यूल्स दूसरे फ्यूल से सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। और फ्यूल्स अलग अलग कैटेगरी के भी होते हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। ये अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्टेट्स में हमें फ्यूल मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी। Suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel. मान लीजिए कि आपको कुछ 1 किलो पानी है, 1 लीटर पानी है, हमें 1 किलो लगा लीजिए, 1 किलोग्राम पानी हमें उबालना है। हमारे पास 3-4 फ्यूल्स हैं, काऊ डंग यानी कि गोबर है, गोबर के जो उपले बनते हैं, कोयल है या फिर एलपीजी है, 3 तरह के हैं। तो हम किसको यूज़ करेंगे, काऊ डंग को यूज़ करेंगे, कोयल को यूज़ करेंगे या एलपीजी को यूज़ करेंगे। डू दिस 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि तीनों फ्यूल बराबर के अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, नहीं, ये तीनों फ्यूल अलग अलग तरह के अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे। देखो काऊ डंग सस्ता आता है, पर काऊ डंग से क्या है, बहुत ज़्यादा धुआं होता है। कोयल क्या है, कोयल से भी हम हीट कर सकते हैं, पर कोयल में कार्बन कंपाउंड्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें हानिकारक फ्यूम्स बहुत ज़्यादा निकलेगी। तो सबसे गुड फ्यूल इन तीनों में से कौन सा है, अगर हमें पानी को उबालने के लिए यूज़ करना है, एलपीजी। यहाँ से डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको बहुत अच्छे से याद करनी है कैलोरीफिक वैल्यू की। हम जब किसी भी फ्यूल को जलाते हैं उसमें से कितनी हीट एनर्जी निकलती है। 1 किलो फ्यूल को जला, कंप्लीट कंबशन, 1 किलो फ्यूल यानी कि 1 किलो फ्यूल को जलाने के लिए 1 किलो फ्यूल को जब हम जलाते हैं उसमें से जो हीट एनर्जी निकलती है उसको क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। दोबारा से समझिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कोई भी 1 किलो फ्यूल ले लीजिए, उसका कंप्लीट कंबशन यानी उसे पूरी तरह जलाना है, उसमें से जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है। यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो अगर हमें किसी चीज़ का वेट बताना है, हम कुछ सामान लेके आते हैं तो किलो के हिसाब से लेके आते हैं। हम तापमान बताते हैं तो सेल्सियस या केल्विन के हिसाब से बताते हैं। अगर हमें लेंथ बतानी है किसी का तो हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरह से डिस्टेंस बताते हैं किलोमीटर में। तो इस तरह से हमारे पास यूनिट है। इस तरह से कैलोरीफिक वैल्यू को नापने के लिए भी हमारे पास एक यूनिट है। वो यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू को नापने के लिए यूनिट क्या है, किलो जूल पर केजी, ये इसकी एसआई यूनिट है। The calorific value of a fuel is expressed in a unit called किलोजूल पर केजी। तो किलोजूल पर केजी क्या है स्टूडेंट्स, क्लोरीफिक वैल्यू को नापने की एसआई यूनिट है। दोबारा से बता रही हूँ, हमारे पास क्लोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब हम 1 kg फ्यूल को कंप्लीट कंबशन पूरी अच्छी तरह से जलाते हैं उसमें से जितनी हीट एनर्जी निकलेगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। लास्ट टॉपिक देखिए इस चैप्टर का, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं तो उनमें से हम फ्यूल्स हमें डेली लाइफ में चाहिए अपने काम के लिए, पर उनमें से हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं। मतलब हमने एडवांटेज तो पढ़ लिए, अब डिसएडवांटेज पढ़ेंगे फ्यूल्स के क्या क्या है। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट।
जो फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, इसके इन्वायरमेंट पे यानी कि एटमॉस्फेयर पे बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। पहला देखिए, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोयल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma. जो कार्बन के फ्यूल्स हैं, कौन कौन से फ्यूल्स हैं कार्बन के? वुड, कार्बन के जो फ्यूल्स हैं जैसे कि वुड है कार्बन का फ्यूल है, कोयल है कार्बन का फ्यूल है, पेट्रोलियम है कार्बन का फ्यूल है। जब हम इसको जलाते हैं तो इनमें से बहुत सारे अनबर्न्ड बिना जले हुए कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं। जो ये छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं, ये बहुत ही खतरनाक दूषित करने वाले पोल्यूटेंट्स हैं। इनसे बहुत तरीके की बीमारियां भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज़ यानी कि सांस से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि अस्थमा। तो ये बहुत ही खतरनाक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इन फ्यूल्स का अगर हम कंप्लीट कंबशन ना करें यानी कि इनको पूरी तरह से ना जलाया जाए तो इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, यह एक बहुत जहरीली गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोयल इन अ क्लोज्ड रूम। अगर हम कोयले को बंद कमरे में जलाएं तो ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि जहरीली गैस है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर कोयले को बंद रूम में जलाया जाता है तो जो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है ये एक आदमी को मार भी सकती है। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। बहुत सारे फ्यूल्स के कंबशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसका मेन कारण है? ग्लोबल वार्मिंग का। यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसका तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये उसका मेन कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है बहुत सारे फ्यूल्स के कंबशन से, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कारण है। लास्ट पॉइंट देखिए, बर्निंग ऑफ कोयल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोयल और डीजल को बर्न करने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है बहुत ही सफोकेटिंग यानी कि दम घोटने वाली और कोरोसिव जो ख़राब कर देती है चीज़ों को, वो गैस है। मोरेवर पेट्रोल इंजन्स गिव्स ऑफ गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बहुत सारे जो पेट्रोल के इंजन हैं, जो ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें पेट्रोल डलता है, वो उसमें से बहुत सारे हानिकारक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं गैसेस फॉर्म में। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व्स इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। जो बारिश का पानी है उनमें ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और उनको एसिड बना देते हैं। सच रेन इज़ कॉल्ड एसिड रेन। अब देखिए ये जो हमारे ऑक्साइड्स थे, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसेस फॉर्म में है, ये भाप बन के ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और जो बारिश आती है तो बारिश में घुल जाते हैं, मतलब बारिश के पानी के बीच में घुल जाते हैं और उस बारिश को क्या बना देते हैं? एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सोइल। ये जो एसिड रेन फिर आती है ये क्रॉप्स फसलों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG. The use of diesels and petrol as fuel in automobile is being replaced by CNG, जिसकी full form है compressed natural gas, because CNG produce the harmful products in very small amount. CNG is a cleaner fuel. डीजल और पेट्रोल जो गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल्स की तरह, ईंधन की तरह यूज़ होते हैं, आज के टाइम में उनको रिप्लेस बदला जा रहा है किससे? CNG से। CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG भी हार्मफुल प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस करती है पर बहुत कम अमाउंट में, इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, इसलिए हम CNG को एक क्लीनर फ्यूल बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आएगा इसमें कि वाई CNG इज कॉल्ड अ क्लीनर फ्यूल।
तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो, बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, क्योंकि CNG में जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही कम मात्रा में बन रहे हैं, इसलिए CNG एक क्लीनर फ्यूल है। और अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ एसिड रेन, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व्स इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है वो रेन वाटर में घुल जाते हैं और एसिड्स बनाते हैं। ऐसी रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। और ये क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए, बिल्डिंग्स यानी कि इमारतों के लिए और सॉइल यानी कि मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, साथ में मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी और वो क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में भी लिखने हैं। आज का आपका होमवर्क है, आपको ये चैप्टर कंप्लीट अच्छे से रीड करना है और जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मैंने निशान लगाई है उनको लर्न करना है और अच्छे से समझना है।